नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज का टॉपिक है पल्स जेट डस्ट कलेक्टर पार्ट 3। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ऊपर आई बटन में दूंगा। कृपया करके आप उनको भी ज़रूर देखिए। आज के टॉपिक में हम करेंगे इंस्पेक्शन एंड ट्रबल शूटिंग। जो बैक फिल्टर है, डस्ट कलेक्टर बैक फिल्टर है पल्स जेट, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसकी क्या क्या ट्रबल शूटिंग है, उसमें क्या क्या हमको इंस्पेक्शन करते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे इन डिटेल। इस वीडियो से रिलेटेड आपका अगर क्वेश्चन हो तो कृपया करके मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो देखा है और आपने कुछ सीखा है। एप्लीकेशन, जो डस्ट कलेक्टर है उसके कहाँ कहाँ उसको यूज़ किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में, उसका रो ग्राइंडिंग सिस्टम, यानी कि जो रो मटेरियल हम ग्राइंड करते हैं लाइमस्टोन, उसके वहाँ पे पायरो प्रोसेसिंग सिस्टम, सॉलिड फ्यूल ग्राइंडिंग सिस्टम, फिनिश ग्राइंडिंग सिस्टम, ट्रांसफर पॉइंट, एयर स्लाइड वेंटिलेशन। जो हमारा एयर स्लाइड है उसके वेंटिलेशन के काम करेंगे। अगर एयर स्लाइड में वेंटिलेशन नहीं होगा तो हमारा जो मटेरियल का फ्लो है वो नहीं हो पाएगा। उसमें क्या उसका कुछ थंब रूल होता है कि हम जैसे कि उसमें इन दे रहे हैं एयर, तो आउट भी होना ज़रूरी है। नहीं, आउट नहीं होगा एयर जरूर, तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो प्रेशराइज होके वो मटेरियल को फ्लो नहीं करेगा। तो 1 अगर हम एयर इन दे रहे तो 1.5 हमारा आउट होना, तब जाके सेक्शन प्रॉपर जनरेट होगा। बकेट एलिवेटर वेंटिलेशन, एफके पंप फीड हॉपर वेंटिलेशन, साइलो वेंटिलेशन, क्लिंकर कूलर वेंटिलेशन, ये सब जगह पे वेंटिलेशन में हम डस्ट कलेक्टर यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्लिंकर कूलर में अभी ईएसपी लगाते हैं क्योंकि वहाँ हाई टेम्परेचर रहता है, उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाते हैं। इंस्पेक्शन होता है रनिंग इंस्पेक्शन और स्टैटिक इंस्पेक्शन, 2 टाइप के इंस्पेक्शन कर सकते हैं हम किसी भी इक्विपमेंट का। किसी भी इक्विपमेंट कुछ भी ले लो, उसमें रनिंग इंस्पेक्शन भी हो सकता है और स्टैटिक इंस्पेक्शन भी होता है। कोई सा भी इक्विपमेंट जिसमें फॉर एग्जांपल आप बॉल मिल या किलन, वीआरएम, सब में रनिंग और एज वेल एज स्टैटिक दोनों ही इंस्पेक्शन होते हैं। इंस्पेक्शन पॉइंट्स, इंस्पेक्शन हमको कहाँ कहाँ क्या क्या करने चाहिए उसके पॉइंट्स है। फर्स्ट है डस्ट कलेक्टर रनिंग इंस्पेक्शन। जो डस्ट कलेक्टर है, बैक फिल्टर है, उसका रनिंग में इंस्पेक्शन, उसके क्या क्या पॉइंट्स है हमको चेक करने चाहिए। यहाँ मैंने मेजर पॉइंट मैंने लिए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐड करना चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिए, हम ऐड करेंगे। सेम की जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई उसमें हम ऐड करेंगे और फ्यूचर में सेम वीडियो को हम बना के हम सेम वीडियो को नया उसमें अपडेट के साथ में बना के डालेंगे। रिकॉर्ड द डिफरेंशियल प्रेशर इंडिकेटेड टू ऑन द मैग्नेटिक और फोटोलिक। जो डिफरेंशियल प्रेशर है उसका जो मीटर है, प्रेशर डिफरेंशियल प्रेशर का जो मीटर रीडिंग है उसको चेक करना चाहिए और उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, उसमें क्या रीडिंग दिखा रहा है रनिंग में। रिकॉर्ड कंप्रेसर सप्लाई प्रेशर ऑन ब्लो डाउन मैनिफोल्ड। जो मैनिफोल्ड है, हेडर है, उसमें प्रेशर कितना शो कर रहा है वो चेक करना। चेक द ऑपरेशन ऑफ ऑल सोलेनॉइड एंड डायफ्राम वाल्व्स एडजस्ट। जो सोलेनॉइड वाल्व्स है उनको चेक करना चाहिए। अगर उसके लिए हमको चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल डीपी ऑपरेट, हमारा बैक फिल्टर डीपी पे ऑपरेशन है कि हाई डीपी जाएगा तो स्टार्ट होगा, लो डीपी आएगा तो बंद हो जाएगा, तो हमको डीपी को एडजस्ट करके चलाना है, सोलेनॉइड को एक्टिव करना है, तो वो भी हम करके चेक करना चाहिए एक एक सोलेनॉइड वाल्व्स को। चेक द कंप्रेसर रिगेनिंग द मैनिफोल्ड आफ्टर पल्सिंग सीक्वेंस। जो एक बार पर्जिंग हुआ तो उसको रिगेन होने में कितना टाइम पकड़ रहा है, नेक्स्ट पर्जिंग में उतना ही टाइम है कि नहीं, वो सब चेक करना चाहिए। चेक द पल्स जेट डस्ट कलेक्टर डिस्चार्ज फॉर प्रॉपर मटेरियल फ्लो। जो डस्ट कलेक्टर का जो डिस्चार्ज है, एयर स्लाइड है, स्क्रू कन्वेयर है, जो भी है उसको चेक करना चाहिए, उसमें से मटेरियल प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चेक द एयरलॉक एंड मटेरियल इवैक्यूएशन सिस्टम फॉर प्रॉपर ऑपरेशन, abnormal नॉइस, टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन। उसमें जो एयरलॉक एंड मटेरियल कन्वेंशन का जो सिस्टम है उसका ऑपरेशन कुछ abnormal नॉइस है, उसमें उसके जो बीरिंग्स वगैरह हो गए, उसका कोई टेम्परेचर है, उसमें वाइब्रेशन है, वो सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। उसके जो भी इक्विपमेंट है, जिस ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, वो चेक पल्स जेट डस्ट कलेक्टर काउजिंग एंड डक्ट वर्क फॉर इन लीकेज।
उसका जो डस्ट कलेक्टर का केसिंग है और उसकी जो डक्टिंग लाइन है उसमें चेक करना चाहिए कोई लीकेज तो नहीं है। चेक दैट ऑल एक्सिस डोर्स एंड इंस्पेक्शन पोर्ट्स आर क्लोज एंड प्रॉपरली सील्ड। डस्ट कलेक्टर रनिंग इंस्पेक्शन, डस्ट कलेक्टर फैन का रनिंग इंस्पेक्शन है। हम डस्ट कलेक्टर का रनिंग इंस्पेक्शन किया फैन का। ऑब्जर्व फैन और स्टेक आउटलेट द इमिशन विजुअली और रिव्यू हिस्ट्री फ्रॉम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम। उसको चेक करना चाहिए और फैन को और उसका स्टेक को उसकी कंडीशन मॉनिटर ऑनलाइन जो वाइब्रेशन टेम्परेचर हम दिया है उसको उसका हिस्ट्री को निकाल के। इंस्पेक्ट द फैन ड्राइव मोटर्स फॉर बिल्डअप मटेरियल बिल्डअप ऑन कूलिंग फैंस फिन्स एंड कूलिंग फैन इनलेट स्क्रीनिंग रिमूव बिल्डअप। अगर हम मोटर को चेक करना चाहिए, मोटर के जो फिन्स है जो कूलिंग के लिए उसमें अगर मटेरियल बिल्डअप है तो उसको क्लीन करना चाहिए। पाम टेस्ट द मोटर कास्टिंग टेम्परेचर इफ टू हाई टू टच रिकॉर्ड टेम्परेचर विथ हैंड पैरामीटर। जो मोटर का है केसिंग है उसको हाथ से टच करके चेक करना चाहिए। अगर उसको आपको टेम्परेचर ज़्यादा फील हो रहा है तो उसका टेम्परेचर को पायरोमीटर या जो अपना कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है उससे टच करके उससे टेम्परेचर लेना चाहिए। हैंड पायरोमीटर या कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर लेकर रिकॉर्ड करना चाहिए कि कितना है। इंस्पेक्ट द कंडीशन ऑफ द फाइनल ड्राइव वी बेल्ट कंडीशन टेंशनिंग शीव्स डायरेक्ट कपलिंग। जो भी हमारा फॉर एग्जांपल हमारा जो फैन से जो चल रहा है वो वी बेल्ट ड्राइव है या आपका कपलिंग है जो भी है उसको चेक करना चाहिए। पाम टेस्ट फैन बीरिंग टेम्परेचर इफ टू हाई टू टच रिकॉर्ड टेम्परेचर विथ हैंड पैरामीटर एंड कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। जो हमारा फैन का बीरिंग है उसको भी हाथ लगा के चेक करना चाहिए। उसका टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है फील हो रहा है हाथ से तो उसको पैरामीटर से चेक करना चाहिए। लिसन द फॉर अबनॉर्मल नॉइस और वाइब्रेशन इन द फैन और ड्राइव सिस्टम। जो मोटर है और फैन है उसमें कुछ अबनॉर्मल नॉइस आ रहा है, उसका वाइब्रेशन कुछ अबनॉर्मल लग रहा है तो उसको चेक करना चाहिए। इंस्पेक्ट द डैम्पर लिंकेज एंड डैम्पर ड्राइव फॉर लूज और वार्म कंपोनेंट्स। कुछ लूज है और कुछ हॉट कंपोनेंट्स है तो उसको चेक करना चाहिए। वेरीफाई डैम्पर ड्राइव सिलेक्टेड फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल। जो उसका डैम्पर है उसको ड्राइव है उसका ऑटोमेटिक कंट्रोल है कि नहीं है वो वेरीफाई करना चाहिए। टेस्ट डैम्पर ड्राइव फॉर एक्सेसिव हिंटिंग एंड और माल फंक्शनिंग रोटेट हैंड व्हील एंड वेरीफाई कंट्रोल रेस्पॉन्स। जो हैंड व्हील है उससे रोटेट करके उसको चेक करना चाहिए। इंस्पेक्ट के फैन केसिंग फॉर वियर और इन लीकेज। डस्ट कलेक्टर एक्सटर्नल स्टैटिक इंस्पेक्शन। स्टैटिक इंस्पेक्शन में क्या है कि डस्ट कलेक्टर केसिंग हॉपर डोर्स इंस्पेक्ट पोर्ट फॉर इन लीकेज कोरोजन एंड सील्स। उसका सीलिंग और कोरोजन और लीकेज चेक करना चाहिए। डस्ट कलेक्टर चेक फॉर एयर लीक्स इन द कंप्रेसर सप्लाई manifold solenoid valves and diaphragm valves. Check airlock for damage and wear. Inspect inlet ductwork for wear damage and material buildups. Inspect outlet ductwork for wear damage and material buildups. ये सारी चीज़ें हमको पॉइंट्स हैं वो चेक करना चाहिए। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा आपको क्या समझ में नहीं आया करके। डस्ट कलेक्टर इंटरनल स्टैटिक डस्ट कलेक्टर क्लीन एयर चेंबर है उसका स्टैटिक इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्ट क्लीन एयर चेंबर फॉर मटेरियल बिल्डअप्स, रिमूव ऑल बिल्डअप्स प्रेयर टू पुटिंग डस्ट कलेक्टर बैक इन सर्विस। परफॉर्म फ्लोरेसेंट डाई चेक विथ ब्लैक लाइट टू आइडेंटिफाई मटेरियल मिग्रेंट पॉइंट्स। फ्लोरेसेंट से हम चेक कर सकते हैं उसमें लीकेज है कि बैक फिल्टर डैमेज है उसको पता चलने के लिए उसको एक है उस ये टेस्टिंग मेथड है उसको कर सकते हैं। इंस्पेक्ट ऑल डस्ट कलेक्टर केस वेंटुरीज फॉर वियर। इंस्पेक्ट ट्यूब शीट फॉर डैमेज क्रैक्ड वेल्ड्स वियर एंड कोरोजन। इंस्पेक्ट एग्जॉस्ट डक्ट फॉर मटेरियल बिल्डअप्स वियर एंड कोरोजन। इंस्पेक्ट ब्लो डाउन पाइप फॉर प्रॉपर ओरिएंटेशन सपोर्ट एंड वियर। जो ब्लो पर्जिंग के लिए जो पाइप है वो कुछ डैमेज है या वियर है उसको चेक करना चाहिए। इंस्पेक्ट ब्लो डाउन केसिंग कनेक्शन फॉर प्रॉपर सील। चेक फैन फॉर कोरोजन एंड ब्लेड वियर। इंस्पेक्ट एक्सिस डोर्स और इंस्पेक्शन पोर्ट्स फॉर गैस्केट सील्स कंडीशंस। डस्ट कलेक्टर इंटरनल स्टैटिक इंस्पेक्शन डर्टी एयर चेंबर।
जो डर्टी एयर चेंबर है उसका चेक इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट डस्ट कलेक्टर बैग्स फॉर फिल्टर के कंडीशन, बिल्डिंग एंड ब्लाइंडिंग एंड एब्रेशन, इंस्पेक्ट इनलेट डिफ्यूजर और बेफल फॉर डैमेज एंड वियर, उसका बेफल प्लेट है इनलेट में, उसको उसमें कुछ डैमेज है कुछ वियर है तो उसको चेक करना है। इंस्पेक्ट डिस्चार्ज होपर फॉर डिग्री ऑफ मटेरियल इवैक्यूएशन, इंस्पेक्ट एक्सिस डोर फॉर इंस्पेक्शन पोर्ट फॉर गैस्केट सील्स कंडीशन, इंस्पेक्ट केसिंग एंड होपर फॉर वियर कोरोजन एंड इन लीकेज, ये सारे चेक करने चाहिए। अगर ओके है नहीं है उसमें हम इसका एक एक्सेल शीट बना के इसको एक एक्सेल शीट में बना के हम इंस्पेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम चेकलिस्ट को उसको एक चेकलिस्ट का नाम देके एक्सेल शीट में बना के उसमें ओके यस नो रिमार्क का पॉइंट दे के हम उसको कर सकते हैं। रिमार्क्स में हमने क्या फाउंड किया, ओके है यस और नो का उसमें कर सकते हैं। तो ये एक शीट बना के हम उसको मेंटेन करेंगे तो हमको इसकी हिस्ट्री भी हमारे पास में रह सकती है। ये सारी चीज़ें इससे बहुत ही अच्छा आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है कि हमने उसकी हिस्ट्री मेंटेन किया तो कल में कोई प्रॉब्लम आया तो वो क्या रीज़न है उसको RCFA करने में आपको अच्छा रहेगा। डस्ट कलेक्टर इंटरनल स्टैटिक इंस्पेक्शन फैन, इंस्पेक्ट द फैन इम्पेलर फॉर बिल्डअप्स कोरोजन एंड वियर, चेक द अलाइनमेंट ऑफ द इम्पेलर इन द फैन केसिंग, check the alignment of inlet horn in relation to the fan casing and fan impeller, inspect the condition of the drive belts, check tensioning sheaves or drive couplings, inspect the fan drive motor for material buildup on coupling, fins and cooling fan inlet screening, remove buildups, inspect airflow control damper for internal wear and corrosion, inspect damper leakage bearing bushings and connections for wear damage and free operation। ट्रबल शूटिंग, हमने इंस्पेक्शन के बात किया था अभी पूरा। इंस्पेक्शन में जो भी दिया है उसको आप एक एक्सेल शीट में बनाइए, उसका प्रिंट लीजिए और उसका वीकली या 15 डेज मंथली वाटेवर जो भी आपको जैसा सूटेबल लगे अपने प्लांट के स्टॉपेज के ऊपर उसके हिसाब से उसको इंस्पेक्शन करिए। तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा जिससे कि आप अपना इक्विपमेंट है बैक फिल्टर उसको हेल्दी रखेंगे। बैक फिल्टर अगर सही है करेक्ट वर्क करेगा तो हम उससे कंप्रेसर सेव कर सकते हैं, कंप्रेसर रिलेटेड विद पावर। और हम उसका अगर फैन में प्रॉपर उसमें एयर फ्लो रहेगा तो हमारा जो फैन का जो सक्शन के लिए जो पावर है फैन की पावर बचेगी उससे, क्योंकि उसको अगर सेम वॉल्यूम जो फैन क्या है कि उसकी जो कैपेसिटी है उतना वॉल्यूम खींचने के लिए वो पूरी ताकत लगाएगा और उसको एयर फ्लो में रिस्ट्रिक्शन है, आपका डीफी हाई चल रहा है तो आपको प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। तो इंस्पेक्शन हम प्रॉपर करेंगे तो हम वहाँ से पावर सेविंग का बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे पास में वो। अब पावर इज इक्वल टू कॉस्ट है, अगर हम पावर सेव करेंगे तो हमारी कॉस्ट सेविंग होगी, कैश कॉस्ट सेविंग होगी तो हम जिस भी कंपनी में काम करें उसको बेनिफिट देंगे मिलेगा। ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम क्या है, रिड्यूस एयर सिस्टम एयर फ्लो, तो सिस्टम का एयर फ्लो वो कम है तो उसमें क्या पॉसिबल साइंस उसमें क्या है, इक्विपमेंट ऑपरेटिंग अंडर पॉजिटिव प्रेशर के अंदर चल रहा है, लॉस ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, डस्ट कलेक्टर सिस्टम नॉट ऑपरेटिंग विथ ऑल ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ऑपरेशन, जो डस्ट कलेक्टर के जो ऑक्सिलरी है नीचे के बाकी के वो प्रॉपर रन नहीं कर रहे हैं उसमें। एग्जाम्पल डस्ट कलेक्टर फैन रनिंग रिमोटली विदाउट पल्सिंग सिस्टम री-एनर्जाइज्ड टू कंट्रोल डिफरेंशियल प्रेशर। एक्शन टू टेक, वेरीफाई ऑल डस्ट कलेक्टर सिस्टम कंपोनेंट्स आर इन स्टैंडर्ड यूनिट कंट्रोल, जो भी डस्ट कलेक्टर जितने भी ऑक्सिलरी ड्राइव्स है वो सारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। डिटरमाइन इफ डस्ट कलेक्टर फैन इज पुलिंग डिजाइन, जो अपना डस्ट कलेक्टर फैन है उसको चेक करिए, उसका जो उसका रेटेड एयर फ्लो है एम्स है और किलोवाट जो भी है वो प्रॉपर ले रहा है बराबर ले रहा है तो बराबर ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो चेक करना चाहिए। क्या होता है कई बार उसका जो फैन का आरपीएम हमको CCR जो हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम में जहाँ से ऑपरेशन होता है वहाँ पे आरपीएम शो कर रहा है बट फील्ड में वो उतना प्रॉपर आरपीएम पे नहीं घूमेगा, तब भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंश्योर दैट द फैन रोटेशन इज करेक्ट, जो फैन का डायरेक्शन है वो करेक्ट है। इंश्योर दैट फैन ड्राइव इज इंटैक्ट, मोटर बेल्ट एंड ड्राइव कपलिंग्स करेक्ट है।
confirm that the fan damper is operating properly with smooth linkage in operation। जो फैन का डैम्पर है उसको जैसे वहाँ CCR में 50% ओपन दिखा रहा है बट फील्ड में 20% ही ओपन है, ऐसा है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। For dust collector with multiple points collections, verify the position of all manual balancing dampers used to manage multiple dust collector lines। जो डस्ट कलेक्टर है उसमें बहुत सारी लाइंस को मैनेज करने के लिए उसमें जो डैम्पर लगाए हैं वो सारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनको चेक करना चाहिए। डिटरमाइन इफ एयर वॉल्यूम इज एट फैन रेटेड कैपेसिटी, जो उसका फैन का जो है एयर फ्लो है वो रेटेड कैपेसिटी है। द टेक एयर फ्लो मेजरमेंट एंड कंपेयर टू बेंचमार्क रीडिंग और फैन कर्व, जो हमारा फैन का फ्लो हम लेंगे उसको चेक करेंगे, उसका अगर वो प्रॉपर ले रहा है कि नहीं ले रहा है उसको चेक करना है। चेक फॉर बिल्डअप इन द डस्ट कलेक्टर हॉपर, मटेरियल बिल्डअप इन हॉपर कैन इवेंचुअली ब्लॉक ऑफ द डस्ट कलेक्टर इंटेक डस्ट। Check the airlock operation at the bottom of the hopper. Visual verify evaluation of material from the collector। जो आपका बॉटम का पोर्शन है डस्ट कलेक्टर का वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक करना चाहिए। अगर वहाँ से भी प्रॉपर मटेरियल नहीं जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए, इससे आपको प्रॉब्लम का रिजोल्व मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें का हम करेंगे, चेक एक करके चेक करेंगे। तो प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग विथ हाई डिफरेंशियल प्रेशर, उसका हाई डीपी से चल रहा है तो उसमें क्या है प्रॉब्लम। पॉसिबल साइंस है डस्ट कलेक्टर में का जो इंडिकेटिंग हाई डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस द फिल्टर मीडिया, उसका जो फिल्टर जो उसका सेंसर है जो डीपी प्रेशर है जहाँ से वो शो करता है वो आपका ज़्यादा शो कर रहा है। हाई डिफरेंशियल प्रेशर इंडिकेट दैट द फिल्टर मीडिया इज कॉजिंग रिस्ट्रिक्टेड एयर फ्लो इन इट्स करंट कंडीशन, जो उसका फ्लो है उसको रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहा है, उसके लिए हाई प्रेशर शो करेगा। एक्शन टू बी टेक नोट, हाई डिफरेंशियल प्रेशर कैन बी द रिजल्ट ऑफ ए पार्शियली प्लग्ड सैंपल लाइन टू द लो प्रेशर साइड ऑफ ए मैग्नेटिक और पोटोलिक। जो अपना प्रेशर सेंसर है उसका हाई और लो प्रेशर की जो लाइन है वो आउटलेट पे हाई प्रेशर की रहेगी, इनलेट पे लो प्रेशर की लाइन जो रहेगी वो प्लग्ड हो सकती है पार्शली, तो उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम करेगा। इफ देयर इज नो अपरेंट प्रोसेस डिग्रेडेशन टू सपोर्ट द हाई डिफरेंशियल प्रेशर, वेरीफाई दैट इंडिकेशन इज एक्यूरेट, जो उसका इंडिकेशन है वो एक्यूरेट है कि नहीं उसको चेक करना चाहिए। टू सो वेरीफाई डिस्कनेक्ट द टू सैंपल्स लाइन फ्रॉम द हाई एंड लो, जो उसका जो प्रेशर सेंसर है उसके इनकी जो लाइन आ रही है हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों की, तो उन दोनों को ओपन करके उसको चेक करना चाहिए। दोनों को ओपन करने के बाद में अगर जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना चाहिए। जीरो इंडिकेशन और नॉट, अगर जीरो इंडिकेशन नहीं तो उसको स्क्रू से एडजस्ट करके एडजस्ट करना चाहिए। रिकनेक्ट द मैग्नेटिक सैंपल लाइंस टू द हाई, उसको क्या है जो ओपन किया उस लाइन को अगर जीरो आ रहा है उसके बाद में जीरो नहीं आ रहा है अगर, तो उसको क्या करना है उसमें कंप्रेसर लगा के उसको करेंगे तो वो रिटर्न पूरा लाइन जाके उसमें कहीं प्लग है तो वो रिमूव हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। रिकनेक्ट द सैंपल लाइन से टू द हाई एंड लो प्रेशर पोर्ट्स नोट, जिसमें क्या है जो उसकी हमने हाई और लो प्रेशर लाइंस खोली है उसको वापस कनेक्ट करना चाहिए। उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो हाई प्रेशर पोर्ट है वो जो आपका डिस्चार्ज क्लीन एयर चैम्बर बोल सकते हैं या फिर आउटलेट बोल सकते हैं बैक फिल्टर का, वहाँ पे होना चाहिए। और जो हमारा लो प्रेशर है वो इनलेट पे होना चाहिए। द डिफरेंशियल प्रेशर नाउ इंडिकेट्स विद इन द नॉर्मल रेंज 4 to 6 ऑफ वाटर, द सैंपल लाइन्स आर लाइकली प्लग्ड। इफ दिस इज एन chronic issue, consider installation a line filter for the sample pipe. If the differential pressure reading appears to be valid, then जो हमारा रीडिंग है वो प्रॉपर सही है तो उसके बाद में उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, सेकंड हमको क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। इंश्योर दैट देयर इज ए पावर टू प्लस सीक्वेंस टाइमर बोर्ड और प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोल,
जो हमारा पीएलसी उसका जो पावर है वो प्रॉपर अगर पर्जिंग नहीं हो रहा है तो भी आपका प्रेशर डीपी बढ़ेगा, पर्जिंग होगा तो आपका डीपी नहीं बढ़ेगा। तो उसकी पावर चेक करनी चाहिए। वेरीफाई पल्स सीक्वेंस ऑन टाइमर बोर्ड दैट द आर कनेक्टेड इन सीरीज लाइटिंग इमिटिंग diodes on the control boards indicate the firing sequence. Ensure that all connected terminals are firing are as indicated by LED. Ensure that the compressed air manifold at the tube sheet level of the dust collector has sufficient operating pressure. जो compressed air manifold है उसमें जो उसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो प्रॉपर है। अगर हमारा जो एक पर्जिंग होने के बाद में उसको रीगनिंग के लिए जो टाइम होना चाहिए वो टाइम में उससे पहले दूसरा पर्जिंग हो रहा है तो उसमें जो प्रेशर है वो प्रॉपर नहीं आएगा। अगर प्रॉपर प्रेशर नहीं आएगा तो आपका शॉक जो जनरेट होना चाहिए पर्जिंग में वो प्रॉपर जनरेट नहीं होगा। चेक द ऑपरेशन ऑफ ऑल सोलेनोइड एंड डायफ्राम वाल्व्स, रिकॉर्ड द लोकेशन ऑफ ऑल माल फंक्शनिंग यूनिट्स। उसका ऑपरेशन चेक करना चाहिए और जहाँ पे माल फंक्शनिंग हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। लिसन फॉर द पल्स ऑन ड्यूरेशन टू डिटरमाइन इफ द टाइमर सेटिंग हैज the diaphragm valves open or too long a duration, lowering manifold pressure, or too short a duration resulting the poor cleaning cycle। इसमें क्या होता है कि हमारा जो पल्स जनरेट होता है उसका पर्जिंग का जो टाइमर है उसको चेक करना चाहिए। अगर हमारा जैसे कि बहुत लो हमारा उसका पर्जिंग टाइमर है तो उसको प्रॉपर क्लीनिंग होगा और बहुत ज़्यादा हमारा पर्जिंग का टाइमिंग है तो वो आपको प्रॉपर क्लीन तो करेगा बट वो जो हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस में पर्जिंग होना है तो उसके लिए प्रेशर रीगेनिंग का नहीं हो पाएगा तो उसमें वो आपका प्रॉपर प्रेशर नहीं रहेगा तो प्रॉपर क्लीन नहीं करेगा तो वो भी एक इश्यू हो सकता है, वो चेक करना चाहिए। चेक द मैनिफोल्ड प्रेशर इन इमीडिएटली आफ्टर ए डायफ्राम valve fires to determine the complete pressure regain take place before the next pulse sequence. If pressure regains has not occurred, investigate a supply for leakage, partially isolation और supply limitation। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, अभी वही चीज़ इसमें इंग्लिश में लिखा है, मैंने पढ़ के बताया आपको। तो चल नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्या रीज़न हो सकता है। इफ़ पल्स सिस्टम अपीयर्स टू वर्क प्रॉपरली, हमने जो पहले उसका प्रेशर मेजरमेंट का जो यूनिट है उसको चेक किया वो भी सही है, उसके बाद पल्सिंग वो भी सिस्टम सही है। तो तीसरा क्या चेक करना चाहिए, इफ पल्स सिस्टम अपीयर्स टू वर्क प्रॉपर्ली शट डाउन द फैन देन पल्स द डस्ट कलेक्टर कंटिन्यूअसली टू डिटरमाइन इफ डिफरेंशियल प्रेशर फॉल्स। हमारा जो डस्ट कलेक्टर का फैन है उसको बंद करना चाहिए और प्रेशर को पूरा बंद करना चाहिए। उसके बाद में उसमें मैन्युअली पर्जिंग करवानी चाहिए। अगर पर्जिंग करने के बाद में उसका जो डीपी है वो लो हो रहा है तो इफ प्रेशर इज रिड्यूस इन नॉर्मल लेवल ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस इंडिकेट्स दैट उसका जो प्रेशर है वो डाउन हो रहा है तो वो क्या इंडिकेशन देगा, द डस्ट कलेक्टर में बी री एंटरिंग डस्ट ड्यू टू इन लीकेज। लीकेज की वजह से उसमें अगेन डस्ट री एंटर हो रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। द पल्सिंग सिस्टम नीड्स टू बी मॉडिफाइड और हायर पल्स फ्रिक्वेंसी और हायर ऑपरेटिंग प्रेशर है। जो उसका पल्सिंग सिस्टम है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा या उसमें जो हायर फ्रीक्वेंसी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि हम जितना 2 मिनट बाद में पर्जिंग हो रहा है फॉर एग्जांपल के लिए तो उसको वो ज़्यादा है उसके लिए तो उसको 1 मिनट बाद में करना चाहिए, ऐसे उसमें कर सकते हैं। और कलेक्टर इज अंडरसाइज और करंट प्रोसेस डिमांड। और तीसरा रीज़न हो सकता है कि जो हमारा डस्ट कलेक्टर है जो उसका प्रोसेस की जो उसकी साइज़ है वो जो उसका रेटेड कैपेसिटी वो अंडर साइज है, जो हम सिस्टम का जो कैपेसिटी है उससे वो अंडर साइज है तो उसकी वजह से भी आपका हाई डीपी चलेगा। इफ इंस्पेक्ट द डस्ट कलेक्टर फॉर इन लीकेज एंड दैट कुड कंट्रीब्यूट टू रीइंटरटेनमेंट ऑफ मेटल्स, पेइंग particular attention to the airlock and the collection hopper. If there is no change in the differential pressure after pulsing with the fan off, remove a bag for a permeability test to see if the bag is blending. If the test indicates the bag is blended, replace the bag and perform a root cause failure analysis. प्रॉब्लम कंटिन्यूस इमिशन एट द डस्ट कलेक्टर स्टैक, जो हमारा चिमनी है उसमें से कंटिन्यूस इमिशन है तो उसका क्या रीजन, कंटिन्यूस पार्टिकुलेटेड इमिशन इंडिकेट मटेरियल इज पासिंग थ्रू अंडर अनऑब्स्ट्रक्टेड बिटवीन द डर्टी एयर चैम्बर एंड क्लीन एयर चैम्बर। उसका जो मटेरियल है वो डायरेक्ट पास कर रहा है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो उसकी वजह से आपका डस्ट जनरेट होगा।
This condition can be result the back failure, improper installation, tube sheet damage or wear or lose of filter cake due to over cleaning. जो हमारा फिल्टर है उसको लूज है या उसकी ट्यूब सीट और वियर है डैमेज है और उसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं है या बैक फेलियर है, इसके मेन रीजन ये हो सकते हैं. डिटरमाइन द सोर्स ऑफ द लीकिंग बाय इंजेक्शन फ्लोरोसेंट डाई इनटू द डस्ट कलेक्टर इंटैक्ट व्हाइल ऑपरेटिंग. द फ्लोरोसेंट डाई सेटल ऑन द ट्यूब शीट क्लोज्ड टू द सोर्स ऑफ द लीकेज. फ्लोरोसेंट को हम इनलेट इन लाइन से डालेंगे तो उसका क्या है कि वो जाके आपका जहाँ पे भी हमारा लीकेज है, जहाँ से डस्ट पास हो रहा है वहाँ पे जाके वो सेट हो जाएगा और उसको हम चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा. डिटेक्ट द डाई विथ ए ब्लैक लाइट. ब्लैक लाइट से उसको देखेंगे तो दिख जाएगा वो. रिपेयर द लीक. इंस्पेक्ट द सिस्टम फैन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ एनी एब्रेशन डैमेज और बिल्डअप ऑन द फैन इम्पेलर्स. इंटरमीडिएट इमिशन एट द डस्ट कलेक्टर स्टैक. इंटरमीडिएट इमिशन है. Intermittent particulate emission generally coincides with placing a row of bags, some holes or tears to in the filter fabric are covered as the dust cake in re-established after cleaning. ये इंटरमीडिएट यानी कि कभी कभी हमारा डस्ट आता है, उसका रीज़न ये है कि उसमें प्रॉपर बैग्स में कुछ प्रेसिंग स्लो है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से होता है ये. तो उसके क्या क्या during the cleaning cycle the filter cake is removed, exposing the whole metal is carried through the hole during the pulsing operation. Once a filter cake is re-established or damaged section of bag is covered and the emission stop. Determine source of leaking by injection fluorescent dye into the dust collector intact while operating or identify that flushing duration emission episode conducted through internal inspection to identify the source of leak. Detecting the dye with a black light. Repair the leak. Inspect the system fan to determine the extent of any abrasion damage or build up on the fan impeller. ये सारे चेक करने चाहिए. इस पर हमारा को ये रेमेडी है इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, इसको हमको अप्लाई करना चाहिए. सेफ्टी. Running cleaning mechanism 20 minutes fan off to clean filter bags. Discharge all metal from collecting hopper. Shut off bank and tag compressed air supply and relieve pressure in header. Lock out electrical power on all rotating equipment being serviced. Flow confined space entry procedure to the latter. Follow जो हमारा कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए परमिट होता है वो अगर आपका प्लान में फॉलो किया जाए तो उसको करना चाहिए. इफ ऑक्सीजन डिफिशिएंट पर्ज विथ फ्रेश एयर सिक्योर टू और रिमूव डोर्स इंश्योर सेफ वर्किंग एटमॉस्फेयर. कूल इंटरनल बिफोर इंटरनिंग टू अवॉइड हाई इंटरनल सरफेस टेम्परेचर. उसका इंटरनल उसको ठंडा करना चाहिए फैन चला के, जिससे कि हम इंटर करेंगे तो हमको सरफेस टेम्परेचर उसका रहे प्रॉपर रहेगा तो हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा. वो 45 डिग्री से बिलो होना चाहिए. वेयर प्रॉपरली फिटिंग्स रेस्पिरेटर और डस्ट मास्क व्हेन वर्किंग इनसाइड. उसका जो डस्ट मास्क है उसको प्रॉपर यूज़ करना चाहिए. टेक एक्सट्रीम केयर व्हेन वर्किंग इनसाइड ट्रिपिंग हैजार्ड. ब्लो डाउन प्रीफोरेटेड ट्यूब शीट. उसमें हमारा जो हमने अभी तक ये तीसरा वीडियो देख है, इसमें क्या क्या हमने सीखा है उसके ऊपर रिव्यू करेंगे. व्हाट इज द पर्पज ऑफ पल्स जेट डस्ट कलेक्टर. पल्स जेट डस्ट कलेक्टर का क्या पर्पज है? टू द पर्पज ऑफ द पल्स जेट डस्ट कलेक्टर इज टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकुलर मैटर फ्रॉम ए गैस स्ट्रीम. जो डस्ट डर्टी गैस है उससे सॉलिड पार्टिकल को अलग करना और क्लीन एयर को एटमॉस्फेयर में छोड़ना इसका मेन पर्पज है. पल्स जेट डस्ट कलेक्टर रिव्यू में हम व्हाट आर द 3 फंक्शन ऑफ द वेंचुरी. वेंचुरी के 3 क्या फंक्शन है, क्या वर्क है उसके? इंक्रीज एयर वेलोसिटी इनटू फिल्टर बैग्स टू इनहेंस शॉक वेव्स क्रिएटेड बाय कंप्रेसर पल्स. रिड्यूस फिल्टर बैग अब्रेशन बाय डायरेक्टिंग कंप्रेसर ब्लास्ट टू सेंटर ऑफ फिल्टर बैग्स. क्रिएट्स सेकेंडरी इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फ्रॉम इन क्लीन एयर chamber that helps it fill bags with air, enhancing the effect of shock wave and dramatically improve cleaning efficiency.
फर्स्ट जेट डस्ट कलेक्टर रिव्यू में व्हाट हैपन्स टू गैस वेलोसिटी एज द इंटरेस्ट द डस्ट कलेक्टर। जब डस्ट कलेक्टर में जैसे ही हमारा गैस इनटेक के वहाँ आता है, जो पाइप से आता है, वो आते ही एकदम उसमें क्या होता है उसके बारे में। एज द गैस इंटर द डस्ट कलेक्टर फ्रॉम इनटेक पाइप द वेलोसिटी स्लो डाउन टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। जो हमारा जो पाइप है वो जैसे ही उससे हमारा डस्ट कलेक्टर बहुत डर्टी केसिंग में इंटर होता है, तो वहाँ पे एकदम से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या है उसमें एरिया बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम की जो रिक्वायर्ड बढ़ेगा, उससे कि उसकी वेलोसिटी डाउन हो जाएगी। तो वेलोसिटी डाउन होने से उसमें नेचुरली उसमें हमारा गैस और एयर सॉलिड पार्टिकल अलग अलग हो जाता है। जो हैवी वेट का होगा वो अपने ग्रेविटी से नीचे गिर के बॉटम वाले जो भी उसका रिमूविंग सिस्टम उससे पास हो जाएगा। Why is positive pressure bag house more expensive to maintain than a negative pressure bag house? In positive pressure bag house, the fan impeller wear along with the proper maintenance code to ensure a completely sealed collector increase operating cost. Pulse that two reasons why an optimum cleaning configuration is important. Maintain rated airflow through dust collector at all times. Maintain stable dust returns to the process. Optimize use of expensive compressed air. Ensure longest possible service life of filter media. धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे रेड कलर का बटन है वो दबाकर उसके पास में बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जैसे हम न्यू वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें आपके पास पहले पहुँचे। दोस्तों मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ में, न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।